नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। क्या बिहार में सियासी खिचड़ी पक रही है या फिर चुनाव से पहले हैसियत दिखाने की कोशिश? तभी तो विपक्षी आरजेडी ट्विटर के जरिए ताबड़तोड़ सियासी हमले कर रहा है। पहले लालू ने नीतीश पर वार किया और अब बेटे तेजस्वी ने अपने सियासी चाचा पर चारा फेंका है। जेडीयू नेता लालू फैमिली पर भड़ास निकाल रहे हैं तो वहीं आरजेडी के लोग चुटकी ले रहे हैं। बिहार में चुनावी मौसम शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सियासतदान जुट गए हैं और राजनीति की धार तेज हो चली है। तेज हो चली है नेताओं की जुबान और तेज हो गया है ट्विटर वार। तभी तो पिता के बाद अब बेटा भी ताल ठोक रहा है। लालू यादव ने सोमवार को ट्वीट कर नीतीश पर निशाना साधा और रणछोड़ तक बता डाला, तो मंगलवार को बेटे तेजस्वी अपने सियासी चाचा पर डोरे डालते दिखे। ट्वीट कर लिखा कि वे मुख्यमंत्री के साथ चलने को तैयार हैं। यदि कोरोना का डर है तो वो सीएम चाचा के आगे आगे चलने को रेडी हैं। मतलब चुनावी साल में सभी अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में जुटे हैं। सवाल विपक्ष ने खड़े किए, सत्ता पक्ष को घेरा जाने लगा तो जवाब लालू फैमिली को करीने से दिया भी गया। सुनिए जेडीयू नेताओं के बयान। आप तो नियम तोड़ने वाले लोगों में हैं। आपने नियम को न्याय के साथ विकास करने की आपकी कोई अभिलाषा नहीं रही है 15 वर्ष में। आपको कोई मालूम नहीं है कि कानून क्या होता है। नीतीश जी तो कानून के पालन करने वाले लोग हैं और बोलते हैं लोगों को कि कैसे आने वाले समय में कानून का पालन करना है। तो नीतीश जी तो कानून का पालन कर रहे थे और प्रदेश को बचाने का काम कर रहे थे। आप कहाँ थे? उनको तो इससे पहले ही कोर्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग में बैठा दिया है, तो इसलिए मुख्यमंत्री और लोग तो अभी हुए हैं। कोर्ट तो पहले से सोशल डिस्टेंसिंग उनको बैठा दिया है। हालांकि नॉन सीरियस बात करना, जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है, जिस हिसाब से फॉलो किया है सारी चीज को, तो वो अनप्रेसिडेंटेड है और मुख्यमंत्री डेली के बेसिस पर सुबह से रात तक इसको फॉलो अप करते हैं। जेडीयू नेताओं के पलटवार पर आरजेडी के नेता तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं कि लालू जी के एक ट्वीट ने ही नीतीश सरकार को परेशान कर दिया है। तभी मुख्यमंत्री लंबे अरसे बाद कैबिनेट मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कल ही अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ट्वीट किया था। अभी आगे आगे होता है क्या, एनडीए के लोग देखें। जब एक ट्वीट में मुख्यमंत्री जी 83 दिनों के बाद बाहर निकल जाते हैं, अभी तो पूरा चुनाव बाकी है। कौन किस पर भारी है, किसकी पौ 12 है और कौन बिहार की सियासी बिसात का बादशाह, ये तो चंद महीने बाद ही पता चलेगा। वैसे मौजूदा सरकार को अपने काम और सुशासन के दम पर भरोसा है, जनता के इकबाल पर यकीन है और सत्ता में वापसी की पूरी उम्मीद भी। लेकिन विपक्ष के तेवर ने सत्ता पक्ष की पेशानी पर बल जरूर ला दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चुनाव से पहले सियासी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई और एक दूसरे को हैसियत दिखाने की बात सामने आ रही है। अब ऐसे में इस खबर को समझते हैं। जेडीयू ने विकास का चुनावी एजेंडा सेट किया हुआ है। जवाब में आरजेडी मौजूदा हालात को एजेंडा बनाने की कोशिश में है। कोरोना काल में इंतजामों को आरजेडी हथियार बनाने की फिराक में है। नीतीश का नाम देकर तेजस्वी सियासी माइलेज लेना चाहते हैं। आरजेडी हर मुद्दे को सियासी कलेवर देना चाहता है। आरजेडी की नजर 30 लाख प्रवासी मजदूरों पर है जो इस वक्त बिहार लौटे हैं और ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये सियासत किस कदर पर बढ़ती है। मिशन 2020 की बात कर लें तो मिशन 2020 पर जेडीयू का मंथन लगातार जारी है। लगातार तीसरे दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। 2 दिनों में 13 जिलों के कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा चुकी है और तीसरे दिन 5 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। आज मुजफ्फरपुर और वैशाली के साथ सीवान, सारण और गोपालगंज के कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश कुमार ने चर्चा की। जेडीयू ने 15 साल बनाम 15 साल के काम को लेकर चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। कार्यकर्ताओं को मतलब संबोधित किए व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, तो उन्होंने अपील किया
कि 15 साल के शासन काल में लालू और राबड़ी के शासन काल में जो योजना जो जिस तरह से चला और उसके बाद 15 साल जो हम लोगों ने 2005 से 2020 तक जो जनता ने मौका दिया, उन एक एक योजनाओं का निश्चित रूप से जिक्र जाकर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने समर्थकों के बीच, आम जनता के बीच निश्चित रूप से रखने का काम कीजिएगा। इसी मकसद से मतलब उनके माध्यम से किया गया। अब जरा इस खबर को समझिए। एनडीए जो है वो पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। नीतीश अब तक 18 जिलों के कार्यकर्ताओं से जुड़ चुके हैं, संवाद किया जा चुका है। सीएम नीतीश बूथ लेवल को मजबूती दे रहे हैं। अमित शाह वर्चुअल रैली कर चुके हैं और विपक्ष पर एनडीए की रणनीतियों का दबाव इस बाबत जरूर पड़ रहा है और इसीलिए लगातार प्रतिक्रियाएं भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। भोजपुर और पटना के चर्चित सेक्स कांड में फरार चल रहे संदेश से आरजेडी विधायक अरुण यादव मुश्किलों में पड़ गए हैं और उनकी मुश्किलें जो इस वक्त है वो बढ़ती नजर आती हैं। उनकी जमीन की खरीद बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। प्रशासन की टीम ने उनकी जब्त जमीन पर अपना बोर्ड लगा दिया है। इसके अलावा विधायक के बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है, जिसमें 14,80,000 रुपए जमा है। पटना में 3 करोड़ 71 लाख रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया गया है। संपत्ति जांच के लिए ईडी को भी प्रस्ताव भेजा गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि पिछले साल 18 जुलाई को आरा की रहने वाली एक किशोरी ने पटना में जबरन देह व्यापार का धंधा कराने का आरोप लगाते हुए संदेश के विधायक अरुण यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। सितंबर महीने में कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे और इसके बाद से ही विधायक फरार चल रहे हैं। में और पटना में उनकी संपत्ति उनके नाम पर पाई गई है और कुल 4 करोड़ 90 लाख की रजिस्ट्री मूल्य की संपत्ति है। इसका बाजार मूल्य उससे करीब 2.5 गुना से भी ज़्यादा है। वो उसकी जब्ती की प्रक्रिया चल रही है और वो कुर्की जब्ती की प्रक्रिया जो है अचल संपत्ति की वो चल रही है। अगले 2-3 दिनों में वो कंप्लीट हो जाएगी। और बड़ी खबर बिहार से इस वक्त कोरोना से जुड़ी हुई, जिसमें एक और मरीज की मौत हो गई है। बिहार में कोरोना से एक और शख्स ने अपनी जान गंवा दी है और कोरोना से मौत का आंकड़ा, इस संक्रमण की वजह से मौत का यह आंकड़ा जो है वो बढ़कर 33 पहुंच चुका है। आज की अगर बात की जाए तो 117 कोरोना पॉजिटिव इस वक्त तक मिले हैं जो सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5,364 तक पहुंच गई है। बिहार में 4 केंद्रीय टीम की तैनाती, जो ये तमाम जगहों पर जाकर जांच करेगी, रिपोर्ट सौंपेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये टीम तैनात की है बिहार के लिए। बिहार पुलिस के जवान एक बार फिर से कोरोना की चपेट में आए हैं। इस बार संक्रमण उस बिल्डिंग में पहुंचा जहां सैकड़ों जवान रहते हैं और इसके बाद बिल्डिंग तक जाने वाले तमाम रास्तों को फिलहाल सील कर दिया गया है। जिस रास्ते को सील किया जा रहा है वो टूटू इमाम भवन तक जाता है। इस बिल्डिंग में बीएमपी, होमगार्ड और ट्रैफिक पुलिस के जवान रहते हैं, लेकिन कोरोना की घुसपैठ के बाद बिल्डिंग तक जाने के रास्ते को सील कर दिया गया। जो जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया वो दार्जिलिंग का रहने वाला है और हाल ही में छुट्टी से लौटा था। इसकी खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और कार्रवाई शुरू कर दी गई। अभी तत्काल तो डीएसपी साहब के द्वारा पता किया करने के लिए भेजा गया कि कितना इसमें ट्रैफिक के जवान रहते हैं, उसका लिस्ट बनाना है। इससे पहले भी बीएमपी के 25 से ज्यादा जवान कोरोना पॉजिटिव मिले थे। अब एक बार फिर बीएमपी में कोरोना की घुसपैठ से प्रशासन अलर्ट है और बिल्डिंग में रहने वाले सभी जवानों का सैंपल लिया गया है और उन्हें क्वारंटीन किया गया है। राजधानी पटना में कोरोना का संक्रमण पुलिस कर्मियों के बीच और इसके बीच प्रशासन भी एक्टिव है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना से बचाव और रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की ओर से पटना जंक्शन पर रेल पुलिस को मॉक ड्रिल के जरिए ट्रेनिंग दी गई। इसके जरिए जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को बचाव के तरीके बताए गए, साथ ही इमरजेंसी जैसे हालात से निपटने को लेकर जागरूक भी किया गया।
आपात स्थिति में किसी की जान कैसे बचाई जाए, एनडीआरएफ के जवान जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तस्वीरें पटना की हैं। जवानों को ये बताया गया कि कोरोना संकट के बीच खुद को कैसे बचाएं और दूसरों की जान कैसे बचाई जाए। अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए या फिर सांसें रुक रही हों तो उसकी जान कैसे बचाई जा सकती है। रेलवे में हादसे भी होते रहते हैं। कोरोना काल में कई और भी चुनौतियां हैं। खुद को सुरक्षित रखना भी जरूरी है और ड्यूटी निभाना भी, जिसमें हम लोगों को कैसे अपने काम को करना है, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए। डेड बॉडी का डिस्पोजल आएगा, उसको डिस्पोजल हमको करना है, अपने आप को बचाते हुए। हम पुलिसकर्मी अपने आप को बचाते हुए। अरेस्टिंग है, अपराधी को पकड़ना है, अपराध नियंत्रण करना है। तो ऐसे तमाम सारे कार्य हैं जिसमें कि कैसे पुलिसकर्मी अपने आप को महामारी से के इस प्रकोप से अपने को बचाते हुए काम को अंजाम दे सकते हैं। ये तो पहला काम है। मॉक ड्रिल के जरिए ये जानकारी दी गई कि किस तरह किसी इंसान की मदद की जा सकती है। पुतलों के जरिए ये बताया गया कि जब किसी की सांसें रुकने लगे तो उसके सीने के बीचों बीच दोनों हाथ से दबाना चाहिए। हालांकि इसमें काफी सतर्कता की जरूरत होती है। ये तस्वीर भी एक बार आप फिर से देखिए। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर किस तरह से जो ट्रेनिंग है वो एनडीआरएफ की तरफ से उन्हें दिया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह से अगर आपात स्थिति आती है तो कैसे लोगों का जो जान है वो बचाया जा सके। चाहे वो हार्ट का कोई प्रॉब्लम आता है, अगर सांस रुकता है तो कैसे उसे बचाया जाए। तो ये पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर रेलवे पुलिस फोर्स जो है उसको यहाँ पर दी जा रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना संकट के दौर में बिहार सरकार लगातार हालात पर नजर रख रही है। मुख्यमंत्री खुद योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव ने क्वारंटीन सेंटर पर दी जा रही सुविधाओं के साथ ही सरकार के फैसले की भी जानकारी दी। कोरोना संक्रमण को लेकर जो वर्तमान में स्थिति है उसके लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रतिदिन इसकी समीक्षा उच्च स्तर पर हो रही है मुख्य सचिव के द्वारा। मुख्यमंत्री विशेष सहायता जो हम लोग दे रहे थे, जो लोग बाहर फंसे हुए थे बिहार के, प्रति व्यक्ति 1000 रुपये, उसकी संख्या आज की तिथि में 20,87,219 हो गई है। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें उसका मिड टर्म उसमें अमेंडमेंट्स भी होने हैं, जिसके लिए प्रस्ताव तैयार हो रहा है। लॉकडाउन में बिहार के सरकारी दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह से बंद रहा। वहीं अब दफ्तर और आयोग खुल रहे हैं, लेकिन बिहार सूचना आयोग में गर्मी की छुट्टी हो गई है, यानी कि 24 जून तक किसी तरह का कामकाज नहीं होने वाला है। इससे लोग बेहद परेशान हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कोविड-19 के संक्रमण काल में 2 महीने से अधिक समय तक राज्य सूचना आयोग बंद था और उसके बाद जब खुला यहाँ पर तब कई समस्याएं सामने आ रही है लोगों के बीच। दरअसल राज्य सूचना आयोग में समर वेकेशन घोषित कर दिया गया है। 74 दिनों तक बंद रहने के बाद फिर से समर वेकेशन, और जो लोग आ रहे हैं उनके साथ क्या परेशानी हो रही है उन्हीं से बात कर लेते हैं। एक सब हमारे साथ सूचना आयोग कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ? हम सर आए थे सूचना आयोग में शिकायत के लिए। तो यहाँ बोला गया कि 24 तक गर्मी छुट्टी का बंद है। 24 जून तक। 24 जून तक। पालीगंज से संतोष कुमार आए हैं, उन्हें इस बात की जानकारी दी गई है सूचना आयोग से कि ग्रीष्मकाल का कारण बंद है, समर वेकेशन है ये। और फिलहाल जो काउंटर है वो जरूर खुला हुआ है, लेकिन जो लोग हैं उन्हें बताया जा रहा है कि यहाँ पर समर वेकेशन की वजह से बंद है। समर वेकेशन मैडम कब से हुआ? जो लोग आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि समर वेकेशन से बंद है। आज से 23 तक उसमें रोस्टर ड्यूटी पड़ा है हर कर्मचारी को 4-4 रोज करके। समर वेकेशन है, 23 जून तक बंद है। हालांकि रोटेशन पर जो कर्मचारी हैं वो आ रहे हैं, लेकिन आम लोगों के लिए बिल्कुल सूचना आयोग बंद कर दिया गया है। समर वेकेशन की वजह से जो आम लोगों का कामकाज है वो नहीं हो पाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ किसी तरह का कामकाज जो है वो आम लोगों के लिए नहीं होगा। तो एक फैसला राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को राज्य सरकार सशक्त बनाना चाहती है। कोविड-19 में आम लोगों के लिए पहले से ही 74 दिनों तक आयोग बंद था, और ऐसे में अब फिर से समर वेकेशन की छुट्टी 24-23 जून तक, यानी कुल मिलाकर 3 महीने तक सूचना आयोग बिल्कुल बंद रहा। तो ऐसे में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का भला एक बात हम जो करते हैं वो कहाँ तक जस्टिफाई है? लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत जो लोग आ रहे हैं वो परेशान हैं, उन्हें कब तक जवाब मिलेगा? शायद उन्हें भी इस बात का पता नहीं है। ऐसे में सूचना आयोग को बंद करना कहाँ तक उचित है? कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
गया में शादी के घर में अचानक मातम पसर गया। तिलक समारोह के दौरान सरेआम हर्ष फायरिंग की गई और मना करने पर एक शख्स को गोलियों का शिकार बना दिया गया। कैसे शहनाई वाले घर में सिस्कियों ने अपना घर बना लिया, देखिए ये रिपोर्ट। शादी का समारोह था, गाना बजाना चल रहा था, अच्छी खासी भीड़ जमा थी। तभी तड़तड़ाने लगी बंदूक। समारोह में सरेआम चल गई गोली। एक शख्स की मौके पर ही मौत। ये तस्वीर गया के परैया इलाके की है, जहां तिलक समारोह में सरेआम गोली चली और एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स ठाए ठाए गोलियां चला रहा है। शादी में मौजूद लोगों की माने तो गोली चलाने वाले शख्स ने अकेले में बुलाकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मार दिल गया था, ले जाके स्कॉर्पियो से 4 आदमी ले जाके हमारे बेटा के जौन मरवा लगा ना ये, जैसे हमारे बेटा के मर खाता नहीं उसी ओकरा मर्डर कर दा। अब आपको आप चिल्ला रहे के मार दे, मारे तो सब भागे लगा। हॉस्पिटल कौन लाया? भाई लाया चचेरा दोनों। हाँ, लेते लेते खत्म हो गया भैया। हत्या के बाद पुलिस नए तरीके से तहकीकात कर रही है। तो लड़का पक्ष और लड़की पक्ष के जिम्मेदार लोग हैं, उन सभी लोगों को भी अभियुक्त बनाया जाएगा, क्योंकि वीडियो को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहां उपस्थित हैं और एक व्यक्ति जो है वो अवैध हथियार से फायरिंग कर रहा है और किसी के द्वारा मना नहीं किया जा रहा है। इसलिए प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया ऐसा कि ये सभी का मिलकर आपराधिक षड्यंत्र है। तहकीकात होगी, पूरे मामले का पर्दाफाश भी हो जाएगा, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि कोरोना काल में सख्त निर्देशों के बावजूद शादी समारोह में इतने लोग इकट्ठा कैसे हो गए। न्यूज़ 18 के लिए गया से अरुण चौरसिया की रिपोर्ट। पटना के जानीपुर के अख्तर इमाम ने अपने 2 हाथियों को करोड़ों की जायदाद का मालिक बना दिया है। अख्तर इमाम ने अपने बेटे को जायदाद से बेदखल कर अपनी पूरी संपत्ति पत्नी और हाथियों के नाम कर दी। साथ ही ये इंतजाम भी कर दिया कि उनके बाद हाथियों की देखभाल होती रहे। हाथियों को मारकर उनके खाल बाल और दांत की तस्करी करने वाले कई तस्करों के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, मगर आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जानीपुर के रहने वाले अख्तर इमाम से, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने 2 हाथियों के नाम कर दी। जौनीपुर में लोग इन्हें हाथियों वाला आदमी के नाम से पुकारते हैं, जो इन्हें काफी सुकून देता है। मोती और रानी नाम से जाने जाने वाले ये दोनों हाथी ही अख्तर की पूरी दुनिया है। अख्तर के इस फैसले से कई दुश्मन भी हो गए हैं इनके। एक बार इन पर जानलेवा हमला भी हुआ, उस दौरान हाथियों ने ही इन्हें बचा लिया था। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी भी हाथी जो और जैसे लवारिस के तरफ घूम रहे हैं, जिसको खाना नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं मिल रहा है, तो कम से कम हमने इसका अपना शेयर, मैं अपना शेयर सिर्फ जो है हाथियों को दे दिया हूँ। और जिसके कारण है जो बहुत सा आक्रोश भी है, बहुत सा तस्कर मेरे पीछे है। एरावत संस्था के प्रमुख अख्तर 12 साल की उम्र से ही हाथियों की सेवा कर रहे हैं। पारिवारिक विवाद के कारण 10 साल पहले पत्नी, 2 बेटे और बेटी के साथ मायके चली गई। अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाते अख्तर ने उसे जायदाद से वंचित कर दिया और पत्नी को आधी जायदाद लिख दी और अपने हिस्से की लगभग 5 करोड़ रुपए की जायदाद, खेत खलियान, मकान, बैंक बैलेंस सभी दोनों हाथियों के नाम कर दिया। अख्तर का कहना है कि अगर दोनों हाथियों की मौत हो जाती है तो वो जायदाद एरावत संस्था को चली जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए
दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। तो आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 तो लोकप्रिय है ही। न्यूज 18 की हिंदी वेबसाइट ने भी एक लंबी छलांग लगाई है। अप्रैल के कॉमस्कोर में पेज व्यूज की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक महीने में ही 56% से ज्यादा पेज व्यूज बढ़े हैं और इस तरह सबसे ज्यादा पाठक जोड़ने वाली वेबसाइट न्यूज 18 हिंदी बन गई है। न्यूज 18 के वेबसाइट को लगातार आगे बढ़ाने के लिए आप तमाम रीडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।